हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास विषय के वर्ष 2023, 2022, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न को एक वीडियो में और सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक अलग वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, शिक्षा में व्यक्ति की विभिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर, व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ, आप हेडिंग लिखेंगे व्यक्ति की विभिन्नता का अर्थ, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है। शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक आदि पक्षों का विकास किया जाता है। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योग्य बना सके। इसी में दिया है, व्यक्ति की विभिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, नाक नक्शा, शरीर रचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि आदि की विभिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। यानी दो तरह के, और जो एक ही पिता के दो बालक हैं, दो और जो जुड़वा पैदा होते हैं, रूप रंग से एक जैसे हैं लेकिन उनके व्यवहार, स्वभाव और सोच में अलग हैं, इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। यानी एक जैसे दिखने वाले बच्चे भी अलग हो सकते हैं अपने सोच से, अपने व्यवहार से, अपने उनके आध्यात्मिक गुण, ये सारे अलग हो सकते हैं। तो ये जो भिन्नता है दोनों के बीच, इसी को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या दूसरा, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उत्तर, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, हेडिंग लिखेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, अतः शिक्षकों को उनके संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। दूसरा है, इसमें बौद्धिक क्रियाओं में के आयोजन की व्यवस्था। किशोरावस्था में बालकों के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है। तीसरा है संवेगों का प्रशिक्षण। किशोरों को शिक्षा द्वारा संवेगों का नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व आ सके। चौथा है सामाजिकता की शिक्षा। किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति बड़े प्रबल रूप से होती है। शिक्षक इसका लाभ उठाकर किशोरों में प्रेम, सहयोग, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय आदि अन्य अच्छे गुणों को विकसित कर सकता है। पांचवा है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी रुचियों में विविधता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 3, अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अवधान और अभिरुचि, यहाँ पे अभिरुचि या रुचि एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। रुचि मानसिक रचना या मानसिक संस्कार है। अवधान वह अनुभव है जो रचना द्वारा निश्चित होता है। किसी वस्तु में रुचि रखने का तात्पर्य उस वस्तु पर ध्यान देने के लिए तत्पर होना है। मैकडूगल ने अवधान और रुचि का संबंध बताते हुए कहा है कि रुचि सुप्त अवधान है और अवधान क्रियाशील रुचि है। रुचि जितनी प्रबल होगी उतनी ही वह अवधान को आकृष्ट करने के लिए प्रबल शक्ति उत्पन्न करेगी। आगे दिया इसमें, जन्मजात रुचि अनैच्छिक या अप्रेरित अवधान को निर्धारित करती है। माँ का बच्चे की धीमी सी आवाज़ सुनकर उस पर ध्यान देना अप्रेरित अवधान है। यह बाल्यावस्था की जन्मजात रुचि से निर्धारित है। अर्जित रुचि यानी एक्वायर्ड इंटरेस्ट ऐच्छिक अवधान को निर्धारित करती है। गणित के प्रश्नों पर ध्यान देना ऐच्छिक या प्रेरित अवधान है। बच्चों में रुचि बालकों की अर्जित रुचि है। जिस प्रकार रुचि अवधान को निर्धारित करती है, उसी प्रकार अवधान भी रुचि उत्पन्न करती है। यानी बिना अवधान, अवधान का अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता।
चित्त की जो एकाग्रता यानी मन की एकाग्रता को अवधान कहते हैं। और जब अवधान होगा तभी रुचि डेवलप होगा किसी में, और जब रुचि आएगा तभी उसमें आप किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, स्मृति के प्रभावी कारक निम्न हैं। पहला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति किसी भी नए विषय को शीघ्र ही याद कर सकता है। रुग्ण शरीर और मन स्मृति को दुर्बल करता है। दूसरा है संप्रेरणा। स्मृति की क्रिया में संप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा कठिन कार्यों को सरल बनाती है। यदि बालक को किसी नए ज्ञान का स्मरण करने के लिए संप्रेरणा नहीं होगी तो वह उस ज्ञान का कभी स्मरण न कर सकेगा। तीसरा है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा भी स्मृति को प्रभावित करती है। यदि किसी विषय को सीखने की इच्छा बालक के अंदर है तो वह उसे जल्दी और सरलता से सीख लेगा। दबाव देकर, आज्ञा देकर कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। चौथा है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री सरल, स्पष्ट, नवीन, उत्तेजित करने वाली, रोचक और उपयोगी होनी चाहिए। ऐसी पाठ्य सामग्री को बालक सुविधापूर्वक शीघ्रता के साथ स्मरण कर लेता है। पांचवा है सीखने की विधि। सीखने की विधि का स्मृति पर प्रभाव पड़ता है। यदि विषय के अनुकूल सीखने की विधि नहीं अपनाई जाती तो बालक कदापि विषय को स्मरण नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 5 है प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षणों का नाम बताइए। यानी प्रक्षेपी परीक्षण क्या होता है ये बताना है, किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षणों का केवल नाम बस बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे प्रक्षेपी विधियां या प्रक्षेपी परीक्षण। आधुनिक युग में व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों में प्रक्षेपी विधियों का सर्वाधिक प्रचलन है। यह विधियां मुख्यतः व्यक्ति की गहराई तक दबी हुई इच्छाओं एवं आंतरिक स्तरों, अचेतन मन आदि का मूल्यांकन करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इच्छाएं, प्रेरणाएं, रुचि, संवेग, अभिवृत्तियां, विश्वास आदि होते हैं जो उसके व्यक्तित्व के ही अंग होते हैं, लेकिन न तो ये दूसरों को दिखाई देते हैं और न ही व्यक्ति इनके बारे में नैतन होता है। प्रक्षेपी विधियां व्यक्तित्व के इन समस्त गुणों के सामने परीक्षक द्वारा उद्दीपन स्थिति प्रस्तुत की जाती है, लेकिन परीक्षक उसकी प्रक्रियाओं की व्याख्या कर उसके व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रक्षेपी विधियां हो गया। उसके बाद से पूछा था दो प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम निम्न हैं, यानी दो प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम पूछा था। तो आप लिखेंगे दो प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम निम्न हैं। पहला है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, इसको यहाँ धब्बा परीक्षण भी कहते हैं और रोरसा स्याही परीक्षण भी कहते हैं, ये भी ठीक है। दूसरा है बालक बोध परीक्षण। तो जिससे कि ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? इनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सीखने के वक्र का अर्थ, हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद है ये गेट्स के अनुसार सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है, यानी समय के साथ कितना अधिगम हुआ है उसके बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसी को सीखने का वक्र कहते हैं। अब सीखने के वक्र के प्रकार, यह 3 प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, यह सीखने की क्रिया में वृद्धि व्यक्त करता है। दूसरा है ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, यह सीखने की क्रिया में शिथिलता यानी व्यक्त करता है। शिथिलता यानी कमी को दिखाता है, क्रमशः वो घटता जाता है सीखने की प्रगति बच्चे में। तीसरा है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र यह व्यक्त करता है कि पहले सीखने की गति धीमी हुई, फिर तेज, फिर धीमी हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि सीखने का वक्र उन्नति या अवलोकन का प्रदर्शन करता है। यानी मिश्रित वक्र में कभी जो सीखने की गति तेज होती है बच्चे में, कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है, यानी दोनों तरह की उसमें गति पाई जाती है, यानी उसमें उन्नति होता है। तो उसको मिश्रित वक्र कहते हैं। इसको ग्राफ से और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा क्या है। जैसे कि पहला है उन्नोत्तर निष्पादन वक्र या ऋणात्मक सूचक वक्र, ये दूसरा है। ऋणात्मक जो था ना दूसरा है। देखिए पहले प्रगति हो रही है समय के साथ, इधर एक्स एक्सिस पे समय है और वाई एक्सिस पे अधिगम की मात्रा है, यानी समय के साथ कितना बच्चा सीख रहा है। तो थोड़ा सा पहले इसमें प्रगति हुई है, फिर से डिमोशन हो रहा है इसका, फिर से समय के साथ ये बच्चा जो है उसका अधिगम नहीं हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, तो ये अवनति हो जाएगा या फिर ऋणात्मक सूचक वक्र हो जाएगा। और पहला था नदोत्तर निष्पादन वक्र या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, इस नाम से हम लोगों ने पढ़ा है। इसको नदोत्तर निष्पादन वक्र भी कहते हैं। इसमें अधिगम की मात्रा समय के साथ
क्रमशः बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना ऐसे, तो ये इसमें ये समय के साथ अधिगम की मात्रा बढ़ रही है, तो ये धनात्मक उन्नति सूचक वक्र हो जाएगा। तीसरा है मिश्रित सूचक वक्र, यानी मिश्रित सूचक वक्र में समय के साथ उन्नति होगी, फिर अवनति होगी, फिर उन्नति होगी, यानी दोनों उस ग्राफ से पता लगेगा। बच्चे में उन्नति भी होती है, अवनति भी होती है कुछ समय के बाद, तो उसको मिश्रित सूचक वक्र कहते हैं। इसका देखिए फिगर बना हुआ है यहाँ पे, अधिगम, यहाँ ग्राफ बना हुआ है। अधिगम की मात्रा वाई एक्सिस पे रहेगा और एक्स एक्सिस पे समय रहेगा, यानी समय के साथ पहले जो सीखने की मात्रा है थोड़ा स्लो बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ा है, फिर अचानक बहुत तेज बढ़ा है, फिर से कम होने लगा है, तो यानी इसमें दोनों आ गया ना, तो ये मिश्रित सूचक वक्र हो जाएगा। ये फिगर भी आप बना लेंगे तो बहुत अच्छा है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। उत्तर बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि बाल मनोविज्ञान की सीमाओं और सीमित ज्ञान के कारण ही बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है उसे मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है बाल विकास के नियम, सिद्धांत और विधियाँ। दूसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण। तीसरा है बाल विकास की अवस्थाएं। चौथा शारीरिक विकास। पांचवा क्रियात्मक विकास आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहले आप लिखेंगे हेडिंग तर्क के बारे में पढ़ लेंगे, फिर से चिंतन के बारे में। तो तर्क हेडिंग लिख के फिर लिखेंगे उसमें समस्या के समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है। तर्क चिंतन की सर्वोत्तम अवस्था है, उसके लिए मस्तिष्क का सुसंगठित होना आवश्यक होता है। तर्क की प्रक्रिया के लिए 2 दशाएं आवश्यक हैं। एक तो व्यक्ति के मन में संप्रत्यय बन चुके होने चाहिए और दूसरे उसमें निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। इन दशाओं के अभाव में व्यक्ति तर्क नहीं कर सकते। तर्क की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर वर्तमान ज्ञान परिस्थितियों से अज्ञात परिस्थितियों के संबंध में चिंतन और तर्क करता है। अगला हेडिंग है चिंतन। चिंतन हेडिंग लिख के फिर इसमें लिखेंगे चिंतन और तर्क वह गुण है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं और अलग ही नहीं करते वरन उनसे ऊंचा उठाते हैं। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है। चिंतन पर्यावरण अथवा परिस्थितियों में उपस्थित समस्या को प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है और वह उसका समाधान करना चाहता है तो चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस चिंतन में दिया है कि जो चिंतन है अन्य जीवों से मनुष्य को अलग करता है। इसका अर्थ है कि जो भी बाकी जीव जंतु पशु होते हैं उनमें प्रजनन होता है, वो भोजन करते हैं, उनमें वृद्धि होता है। मनुष्य में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मनुष्य चिंतन कर सकता है और बाकी जीव जंतु चिंतन नहीं कर सकते हैं। और जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं मनुष्य के जीवन में उसको जो उसके पहले जो सोचता है कि इसके समाधान के लिए, तो उसी को चिंतन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे। उत्तर व्यक्तित्व क्या है यह विवादग्रस्त प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है। अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ बाहरी नकाब या वेशभूषा है। इस प्रकार पर्सनालिटी की पर्सनल शब्द से उत्पत्ति यह प्रकट करती है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बाह्य गुणों से मापा जाता है। जो पर्सनालिटी है उसके बाह्य गुणों से पता चलता है। इसमें आगे दिया है व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तिगत राय, दूसरा है जीवन कथा, तीसरा है व्यक्ति इतिहास, चौथा है आलेखन विधि, पांचवा है प्रश्नावली, छठवां है साक्षात्कार और सातवां है श्रेणी मूल्यांकन और आठवां है व्यक्तिगत सूचियाँ। यानी किसी व्यक्ति के अंतर्गत उसके पर्सनालिटी को पता करने के लिए सबसे पहले उसके व्यक्तिगत राय लिया, उससे बातचीत करके उसको पता लगाया जा सकता है कि वो किस तरह का सोच रखता है, कैसी पर्सनालिटी है उसकी। जीवन कथा उसके बारे में जो भी आप बीती हैं, इतिहास जो भी है, जितने साल का भी है वो उसके बारे में पता करके वो पता कर सकते हैं उसकी पर्सनालिटी। और व्यक्ति इतिहास वही है कि व्यक्ति इतिहास उसके हिस्ट्री। और आलेखन विधि,
आलेखन विधि का भी प्रयोग करते हैं पर्सनालिटी को चेक करने के लिए। प्रश्नावली, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से भी पता चलता है। श्रेणी मूल्यांकन, व्यक्तिगत सूचियाँ, ये सारी जो विधियाँ हैं व्यक्तित्व मापने की विधियाँ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सीखने की प्रभावशाली विधियाँ निम्न हैं। पहला है निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण से हमारा आशय किसी केंद्र बिंदु पर अवधान केंद्रित करना है। छात्र जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके विषय में वे जल्दी सीख जाते हैं। दूसरा है परीक्षण करके सीखना। नवीन तथ्यों को खोज करना वास्तव में सीखना है। छात्र परीक्षण द्वारा किसी नई बात को खोज सकता है। परीक्षण के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे परीक्षण के बाद ही है, यहाँ पे हम नहीं था, ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अगला जो हेडिंग है तीसरा, सूझ से सीखना। निरीक्षण घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। सूझ निरीक्षण की अंतिम क्रिया समझी जाती है। निरीक्षण में किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चौथा है प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखना। व्यक्ति जब किसी कार्य को सीखने का प्रयास करता है तो आरंभ में वह त्रुटि करता है, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद वह उस कार्य को करने में सफल हो जाता है। पांचवा है प्रोजेक्ट विधि यानी योजना विधि। प्रोफेसर जॉन डेवी एवं उनके शिष्य किल पैट्रिक ने इस विधि का प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को खत्म करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। ऊपर हम लोगों ने 10 प्रश्न पढ़ा, क्योंकि 31 से लेकर 40 तक के जो प्रश्न होते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र में वो लघु उत्तरी का होता है, तो हमने 1-2 कर दिया है यहाँ पे। जो 10 प्रश्न ऊपर थे 2023 के थे। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला लघु उत्तरी प्रश्न है, अधिगम की विशेषताएं लिखिए। यदि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो उत्तर है सीखने की विशेषताएं बताना, यानी अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिखेंगे व्यक्ति हर स्थिति में अपनी वातावरण से समायोजित होने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपनी व्यवहारों में संशोधन, नए व्यवहारों को ग्रहण करता है ताकि वह अपनी समायोजित अवस्था में रह सके। दूसरा है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। सीखने में सफलता निश्चित उद्देश्यों की उपस्थिति से ही संभव है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। बिना बुद्धि या विवेक के सीखने की प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से नहीं चलती। तीसरा है अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। मनुष्य जो कुछ सीखता है उसका क्षेत्र ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक होता है, क्योंकि वह ज्ञान का संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है तथा क्रियाओं को करने के लिए दक्षताओं को भी संकलित करता है। देखिए, ये ज्ञानात्मक का अर्थ है कि ज्ञान से संबंधित, जैसे कुछ भी आप सीख रहे हैं तो आपके अंदर ज्ञान हो जाता है, वो उसके बारे में आप जान जाते हैं, वो ज्ञानात्मक पक्ष हो गया। भावात्मक, उससे आपके भावनाओं में क्या परिवर्तन होगा, आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, वो भावनात्मक पक्ष हो जाता है। और मनोक्रियात्मक का अर्थ है कि आप एक्टिव रहते हैं, उस काम को करने के लिए, सीखने के लिए क्या करते हैं, और उसको मनोक्रियात्मक कहते हैं। ये ब्लूम का टेक्सोनॉमी में, ये ब्लूम का टेक्सोनॉमी 3 पक्षों में बताया था ब्लूम ने अधिगम को ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक। जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। उत्तर, सीखने की प्रभावशाली विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है प्रश्नोत्तर विधि, इसको सुकरात ने दिया था, तो इसको सुकराती विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रतिपादन सुकरात ने किया था, इसलिए इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है। यानी जो भी समस्या होता है, जो प्रश्न करता है, उसी से प्रश्न के माध्यम से ही आंसर तक उसको पहुंचा दिया जाता है और खुद वो आंसर दे देता है, तो इसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। दूसरा है करके सीखना। करके सीखना अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर मॉन्टेसरी शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। तीसरा है प्रोजेक्ट विधि। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ने के लिए
पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। यह विधि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक आदि के सम्मिलित प्रयास की योजना विधि है। अगला जो है वो है वर्धा योजना या बुनियादी तालीम। तो बुनियादी तालीम देखिए यहाँ किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ये एक बहुविकल्पी प्रश्न है। इस योजना की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी। हाथ के काम का मतलब कि वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते थे, यानी कि अपनी आजीविका चलाने के लिए भी बच्चे कुछ करें या उनको कुछ सिखाया जाए। आगे दिया इनमें उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। अगला प्रश्न संख्या 13, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन की विवेचना कीजिए, यानी इस कथन को स्पष्ट करना है कि इसके बारे में ये क्या अर्थ है इसका। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में है। डबल इन्वर्टेड कामा का अर्थ होता है कि किसी का वो कथन रहता है। ये स्टैनले हॉल का कथन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बहुविकल्पी प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यूपी टेट और सीटेट में भी ये पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर देखते हैं। किशोरावस्था का प्रारंभ 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होता है। व्यक्तिगत अंतर होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। किशोरावस्था लगभग 18 से 19 वर्ष तक मानी गई है। इसका अर्थ है कि किशोरावस्था जो है 11 वर्ष से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष तक मानी गई है। तो मानी गई है, लेकिन व्यक्ति की विभिन्नता के कारण जो अलग अलग बच्चे होते हैं उनमें जो शारीरिक विकास होता है अलग अलग तरीके से होता है। उनमें किशोरावस्था भी अलग अलग समय पे आता है। कई बच्चे, आज के तो बच्चों में 9-10 साल से ही किशोरावस्था शुरू हो जा रहा है, और पहले के बच्चे जो होते थे उसमें 13, 14, 15 तक उनके में किशोरावस्था शुरू होने की अवधि थी। तो और आज भी कुछ बच्चों में ऐसा होता है। तो व्यक्ति की इसका कोई निश्चित काल नहीं है, लेकिन अमूमन माना गया है कि 11-12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। इसमें आगे दिया है, इस अवस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक 21 वर्ष तक मानते हैं, यानी कुछ 21 वर्ष तक भी मानते हैं। इसमें बालक अनेक जिज्ञासाएं लिए हुए होता है। इसमें अगला हेडिंग लिखेंगे, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह वह अवस्था है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में व्यवहार संबंधी समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। इसमें विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र होता है। लड़के लड़कियों की तरफ तथा लड़कियां लड़कों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं। इस अवस्था में अपराध होने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इसमें प्रतिस्पर्धा, आत्मसम्मान, वीर पूजा की भावना का विकास होता है। यानी इसी अवस्था में कहा जाता है कि बच्चे और जो अच्छी संगति में रहते हैं तो अच्छा व्यवहार सीख लेते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, और जो उनकी संगति बुरी होती है तो वो गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। और इसमें वीर पूजा यहाँ दिया है ना, वीर पूजा की भावना विकसित होता है, यानी उनमें देश प्रेम की भावना विकसित होता है इसी अवस्था में। और जो बच्चे को सही डायरेक्शन मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगला इसमें आगे दिया है, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि स्टैनले हॉल ने ये कथन दिया था। आगे दिया है, इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में काम वासना की भावना का विकास तीव्र होता है। इसमें बालक का झुकाव जिस तरफ जाता है उसी दिशा में वह आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ बालक नशीली दवाओं का सेवन, मदिरा, तंबाकू आदि का सेवन करना शुरू कर देते हैं। इसमें संवेग, चिड़चिड़ापन, घृणा, क्रोध आदि कई भाव तथा संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व निम्न प्रकार से हैं। पहला है, बाल की वृद्धि एवं विकास में वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों ही उत्तरदायी है। माना गया है कि वातावरण का 50% और वंशानुक्रम का 50% योगदान होता है बाल विकास में। ये प्रश्न सीटेट में भी पूछा जा चुका है कि 50-50% वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव होता है बालक के विकास में। दूसरा है, बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक। तीसरा है, बाल निर्देश व परामर्श में सहायक। चौथा है, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक, यानी उनके हाव भाव को समझने के लिए बाल विकास की आवश्यकता है, बाल विकास शिक्षा की आवश्यकता है। और पांचवा है, व्यक्तिगत
विभिन्नता का ज्ञान। छठवां है अनुशासन स्थापना में सहायक आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर, किशोरों में बदलाव शुरू होता है क्योंकि यह अवस्था तनाव व तूफान की अवस्था होती है। इसमें निम्न बातें शामिल है, यानी वही है किशोरावस्था है। यहाँ पे किशोर उसे कहते हैं जो किशोरावस्था में होते हैं, जिनकी उम्र 11 या 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष के बीच में होती है। तो उन्हीं के बारे में बताना है, उनके व्यवहार संबंधी समस्याएं बताना है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। पहला है माता पिता या भाई बहनों के साथ बहस करना। दूसरा है परिवार में दूसरों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार। तीसरा है भावनाओं में उतराव चढ़ाव और मूडी होना। चौथा है वीर पूजा की भावना का विकास, यानी वही देश प्रेम और धर्म से रिलेटेड, यानी वो धर्म में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, धर्म संबंधित क्रियाकलाप में। पांचवा है अपने को श्रेष्ठ समझना। छठवां है प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होना, यानी अपने समकक्ष जो भी होते हैं स्टूडेंट जो भी और जो क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, तो अपने सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना उसमें विकसित होती है, प्रतिस्पर्धा करता है। और सातवां है विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होना। प्रश्न संख्या 16 है चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। चिंतन का बहुत महत्व है। सारी चीज़ें जो चिंतन से ही होती हैं, तो पढ़ते हैं इसको। चिंतन एक औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें नए विचार आपके दिमाग में आते हैं जो निर्णय लेने में सहायक होते हैं। चिंतन में आए विचार की तुरंत प्रतिक्रिया होती है। विचार को पसंद करते हैं या नापसंद, लेकिन आपका विवेक विचार को मूर्त रूप देने के लिए अच्छा या बुरा के बारे में सोचता है। चिंतन करने से तर्क शक्ति का विकास होता है, जिससे वैज्ञानिक शक्ति जागृत होती है। चिंतन सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह हमें अपने बारे में और हम कैसे सीखते हैं इसके बारे में अधिक जानने की अनुमति देता है। यह हमें शैक्षणिक कौशल में सुधार करने में भी सहायता करता है। यानी चिंतन, यह हमें क्या अर्थ है, जो यह प्रयोग हुआ है ना, चिंतन के लिए प्रयोग हुआ है, यानी चिंतन हमें शैक्षणिक कौशलों में सुधार करने में भी सहायता करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, मानसिक विकास में विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। उत्तर, मानसिक विकास अनेक क्रियाओं का समूह होता है। इसके विभिन्न पक्षों के नाम निम्नलिखित है। पहला है संवेदन, दूसरा है रुचि एवं अभिव्यक्ति, तीसरा है तर्क, चौथा है प्रत्यक्षीकरण, पांचवा है कल्पना, छठवां है निर्णय, सातवां है स्मरण विस्मरण, आठवां है निरीक्षण, नौवां है बुद्धि, दसवां है ध्यान, 11वां चिंतन और 12वां सीखना या अधिगम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, बुद्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि की परिभाषा बतानी है कि बुद्धि किसे कहते हैं। सब लोग बुद्धिमान हैं, तो उसे बुद्धि कहते किसी को हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुएं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्यों को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। टर्मन के अनुसार, यानी टर्मन ने बुद्धि का परिभाषा दिया, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने बुद्धि का परिभाषा क्या दिया था, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। यानी अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे अलग अलग परिभाषाएं दिए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं को पढ़ लिया, और इसमें से आपको 1 2 तो याद ही रहेगा। 1 2 3 उसमें जितना भी याद रहे आप, और जो पूछता है आपके एग्जाम में तो आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी विधि का वर्णन कीजिए। किसी विधि है ना, तो किसी एक ही विधि का वर्णन आपको करना है, बाकी कुछ का विधि का नाम बता दीजिए और एक विधि का वर्णन कर दीजिए। ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका उत्तर लिखते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। पहला है आत्मनिष्ठ विधि और दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि में भी कई विधियां हैं। जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मकथा लेखन विधि। और वस्तुनिष्ठ विधि में पहला है शारीरिक परीक्षण, दूसरा है संचयी अभिलेख, तीसरा है परिस्थिति परीक्षण, मापन रेखा विधि और समाज मिति विधि। अगला है तीसरा प्रक्षेपी विधियाँ। इसमें समाज मिति विधि एक और है व्यक्तित्व सूचियाँ, और तीसरा है प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधियाँ में व्यक्तित्व मापन की ये भी विधियाँ होती हैं। प्रक्षेपी विधियाँ, पहला है रोस्टा का स्याही धब्बा परीक्षण,
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण और शब्द साहचर्य परीक्षण और चित्र साहचर्य परीक्षण। इतनी सारी व्यक्तित्व की विधियाँ होती हैं। इनमें किसी एक का वर्णन करना था तो सबसे पहले आप आत्मनिष्ठ विधि को पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, और किसी इसमें से एक विधि को पढ़ लेंगे इन चारों या पांचों में, चार में से। तो नीचे सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि, इस विधि में व्यक्तित्व की जांच उसके परिचितों की सहायता से या परीक्षक द्वारा की जाती है। इसमें निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है जीवन इतिहास विधि, यानी आत्मनिष्ठ विधि का ही पहला विधि था जीवन इतिहास विधि। एक ही का वर्णन करना है तो इसके बारे में लिख देंगे। इसमें लिखेंगे इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसकी माँ के गर्भधारण के समय जो घटित हो रहा है उसका इतिहास तैयार करते हैं। इस विधि में व्यक्ति 3 तरह की सूचनाएं एकत्र करता है जो इस प्रकार है। पहला है बीता इतिहास, दूसरा है प्रारंभिक सूचनाएं, तीसरा है वर्तमान अवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। उत्तर, ग्रेगर जोहान मेंडल एक वैज्ञानिक थे। आनुवंशिकी के जनक और संस्थापक के रूप में जाना जाता है, यानी ग्रेगर जोहान मेंडल को। मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच मटर के पौधे पीसम सैटिवम पर कई प्रयोग किए। उन्होंने प्रयोगों के परिणामों का अध्ययन किया और कई अवलोकन निकाले। इस प्रकार वंशानुक्रम के नियम अस्तित्व में आए। वंशानुक्रम का नियम निम्न है। पहला है समान का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती है, यानी जो संतान होती, समान का नियम कहता है कि जो भी संतान होगी वो माता पिता के जैसी होगी। दूसरा है भिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार यह सिद्ध हुआ संतान बिल्कुल माता पिता की हमशक्ल या समान नहीं होते हैं। पहला था समान का नियम, उसमें बताया गया कि जो बच्चे होते हैं माता पिता के समान होते हैं, लेकिन इसमें साथ में उन्होंने भिन्नता का भी नियम दिया था। भिन्नता का नियम में ये बताया था कि बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट नहीं होंगे बच्चे, जो माता पिता के सेम हमशक्ल के नहीं होंगे, थोड़ा सा परिवर्तन उसमें होगा, तो ये भिन्नता का नियम हो जाएगा। तीसरा है प्रत्यागम का नियम। इस नियम के अनुसार पिता के बच्चे का तीव्र बुद्धि वाली और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे भी प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति प्रत्यागम कहलाती है। कहने का अर्थ है कि अक्सर देखा जाता है कि जो ईमानदार और अच्छे नेक लोग होते हैं उनके जो बच्चे भी होते हैं वो ईमानदार होते हैं और परिश्रमी होते हैं। तो ऐसा माना जाता है, अक्सर देखा जाता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो माता पिता अच्छे होते हैं और बच्चे उदंड निकल जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसों में कि अच्छे माता पिता के बच्चे भी अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न है जो कि 2019 का पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन निम्न है। पहला है विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है सीखने की इच्छा, चौथा पुनर्वलन, पांचवा है सीखने की उचित वातावरण, और छठवां है अध्यापक की भूमिका, और सातवां है अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियाँ। इसमें पूछा था कि बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले, तो विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण कि कैसा विषय सामग्री टीचर प्रस्तुत कर रहा है, इस पर भी अधिगम को प्रभावित करता है। और जो प्रभावी है तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, और प्रभावी है तो बच्चा नहीं सीखेगा अच्छे से। दूसरा है बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, और बच्चा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो वो सीखेगा। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो और जो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होगा तभी तो वो सीख पाएगा। तीसरा है सीखने की इच्छा, इंटरेस्ट भी बच्चे का होना चाहिए सीखने में, ये भी प्रभावित करता है। दो लाइन आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। पुनर्वलन है कि जो बच्चे की प्रशंसा कर दी जाए तो बच्चा प्रभावी तरीके से सीखता है, यानी उसको समय समय पर पुनर्वलित करते रहना चाहिए। और पांचवा है सीखने का उचित वातावरण, सही वातावरण भी होना चाहिए। ज़्यादा शोरगुल जगह पे और जो विद्यालय स्थापित होता है वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का आवाज़ होता है तो शिक्षण कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सीखने के लिए उचित वातावरण भी होना चाहिए। और छठवां है अध्यापक की भूमिका, अध्यापक पे भी डिपेंड करता है बच्चे के सीखने की मात्रा, क्योंकि अध्यापक और जो प्रशिक्षित रहेगा उसका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, सिखाने की शैली अच्छी रहेगी तो बच्चा अच्छे से सीखेगा, अन्यथा उसके सीखने पे प्रभाव पड़ेगा। सातवां है अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियाँ, उचित विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे व्याकरण विधियों को अक्सर आगमन विधि से पढ़ाना चाहिए, पहले एग्जाम्पल फिर उसके रूल को बताना चाहिए। उचित
शिक्षण विधियाँ भी बाल विकास के अधिगम को प्रभावित करती हैं। इस तरह से आप एक एक दो दो लाइन सब में लिख सकते हैं, सब में नहीं तो 4-5 में भी लिख देंगे तब भी आपका 50 वर्ड से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो उसको 50 वर्ड में लिखना रहता है। तो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा के 50 वर्ड या उससे ज़्यादा में लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। इस संधिकाल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है? देखिए, किशोरावस्था से एक प्रश्न हर एक प्रश्न पत्र में पूछ रहा है। 2023 में भी पूछा था, 2022 में भी और 2019 में भी पूछा हुआ है, क्योंकि 2021 और 20 में कोरोना की वजह से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए उसका पेपर अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम लोग 2019 पढ़ रहे हैं 2022 के बाद। तो इसका उत्तर देखते हैं। किशोरावस्था में किशोरों के विकास में शिक्षकों का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी की भावनाओं का यदि आदर किया जाए तो पढ़ाई में उन्हें आनंद आता है। इस अवधि में किशोर अपने आप को इतना सक्षम समझने लगता है कि वह अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां की माप परोक्ष रूप से होती है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के अचेतन स्तर पर दबी हुई आंतरिक भावनाओं का मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधि में साधारणतया व्यक्ति के समुच्च उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे वह अपने व्यक्तित्व जीवन से संबंधित छिपी बातों को उन स्थितियों के माध्यम से प्रकट कर सके। यानी उनके व्यक्तित्व को उजागर किया जाता है, ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं कि उनका जो छुपी हुई जो उनकी हिडन टैलेंट है, जो हर इंसान में एक टैलेंट होता है, तो उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। उत्तर इसका लिखेंगे, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। सीखने का यह सिद्धांत भी अपना विशेष महत्व रखता है। थॉर्नडाइक का विश्वास है कि चूहे तथा बिल्ली की तरह बालक भी प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखते हैं, क्योंकि जो थॉर्नडाइक थे चूहे और बिल्लियों पर अपना प्रयोग किया था, तो उन्होंने बताया है कि चूहे और बिल्ली की तरह बालक भी प्रयास और त्रुटि से सीखते हैं। बालक इस सिद्धांत के अनुसार चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखते हैं। शिक्षा की उपयोगिता निम्न है। इसमें पहला है, सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। दूसरा है, इसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह अस्थायी रहता है, यानी प्रयास और त्रुटि के माध्यम से जो ज्ञान सीखा जाता है, यानी जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह अस्थायी होता है। तीसरा है, यह उन त्रुटियों की ओर संकेत करता है जिनसे लाभ उठाया जा सकता है। चौथा है, यह गणित विज्ञान विषयों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। उत्तर, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है, यानी जब भी आप सफल होंगे तो आपको संतोष मिलेगा कि हाँ, मैंने मेहनत किया, ये मुझे फल मिला। अब वही जो फल है, जो संतोष है, वो आगे काम करने के लिए आपको उत्तेजित करता है, यानी उससे बल मिलता है आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, सीखने, सिखाने तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शैक्षिक वातावरण समुदाय का कर्तव्य है कि वह बालकों को बुरे वातावरण से बचाकर अच्छे से अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करे, जिससे उसके व्यक्ति का उचित दिशा में सर्वोत्तम विकास हो सके। व्यापक दृष्टिकोण, समुदाय का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, यानी यहाँ पे हेडिंग है ये व्यापक दृष्टिकोण, ये हेडिंग लिखेंगे। इसमें दिया है, समुदाय का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। समुदाय को चाहिए कि वह अपने प्रभावों को केवल विशेष समुदाय अथवा जाति तक ही सीमित न रखे, अपितु विशाल समुदाय अथवा विश्व तक पहुँचाए तथा जातिपात, सांप्रदायिकता, पक्षपात से ऊपर उठकर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे तथा मानव जीवन की सच्ची सेवा करना है। प्रश्न संख्या 27 है, अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित है, कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, इसका क्या अर्थ है? इसके जो ये कथन है इसके बारे में बताना है, इसके अर्थ को स्पष्ट करना है। तो इस उत्तर लिखेंगे, अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है
यह कथन कोहलवर के अनुसार है, यानी कोहलवर ने इस कथन को कहा था। व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है, न कि उसके भागों को। भागों यहाँ को नहीं होगा, का है। भागों का प्रयोग सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति द्वारा अपनी संपूर्ण परिस्थितियों को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा अच्छी तरह समझ लिया जाता है। इसी संबंध में कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था और वो अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था। ये सब अलग अलग प्रश्न है कि कोहलर का जो सिद्धांत था क्या था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, और वो किस पे अपना प्रयोग किए थे, तो चिंपैंजी पे, और उसका नाम क्या है, सुल्तान। ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। अवधान वही यानी सीखना। ये प्रश्न संख्या 28 है, अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। देखिए, अवधान का अर्थ होता है चित्त का एकाग्रता, यानी मन की अगर एकाग्रता, किसी भी चीज़ को आप सीखने के लिए या कुछ भी पढ़ने के लिए आप कितना एकाग्र हैं, उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें आपका ध्यान कितना है, उसी को अवधान कहते हैं। यानी चित्त की एकाग्रता को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है। तो उत्तर हो जाए इसका, अवधान को प्रभावित करने वाले व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना के केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। अवधान को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला है गति, तीव्रता। इसमें सब अलग अलग है, लेकिन एक में हमने लिखा है 4, 5, 6 को, और दूसरे में लिखा है 5, 6 को। तो आप अलग अलग भी 1, 2, 3, 4, 5 करके नंबरिंग दे सकते हैं। पहले में लिखेंगे गति, तीव्रता, नवीनता, आकार, विषमता, स्वरूप, पुनरावृत्ति, रहस्य, और दूसरे में मूल प्रवृत्तियाँ, आवश्यकता, उद्देश्य, आदत, संवेग, जिज्ञासा। ये सभी अवधान को प्रभावित करेंगी, यानी जो चित्त की एकाग्रता को, गति भी आप कितनी गति से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये भी प्रभावित करता है। तीव्रता उसमें, और नवीनता, आकार, ये सभी प्रभावित करती हैं। तो इतना आप लिख देंगे, और चाहें तो आप इसमें से 2-3 के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिख देंगे तो आपका 50 वर्ड से ऊपर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, सांख्यिकी के महत्व निम्न है। पहला है, सांख्यिकी उचित मात्रात्मक डेटा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करती है। दूसरा, यह सटीक विवरण और बेहतर समझ प्रदान करता है। तीसरा, यह जटिल डेटा को आसानी से समझने के लिए ग्राफिकल रूप, सारणीबद्ध रूप और आरेखीय प्रतिनिधित्व में दर्शाता है। चौथा है, यह मात्रात्मक अवलोकनों के माध्यम से परिवर्तनशीलता पैटर्न को समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न संख्या 30, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए, इनका मध्यमान ज्ञात करना है। देखिए, मध्यमान निकालना है तो सबसे पहले प्राप्तांक दिया हुआ है 8 विद्यार्थियों का, 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24 और 22, और विद्यार्थियों का नाम दिया हुआ है ABCDEFGH। तो ये 8 विद्यार्थी हैं, तो इसका हल लिखेंगे। दिया हुआ है 8 विद्यार्थियों का अंक प्राप्तांक, यानी ए के सामने देखिए ऐसे आप लिख लेंगे, बस प्रश्न को एक बार उतार लेंगे इतना। ABCD 20, बी का 23 और सी का 27 और डी 18 अंक प्राप्त करता है, ये सभी लिख देंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि मध्यमान बराबर होता है मध्यमान का अर्थ होता है माध्य, यानी माध्य निकालना है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़े दिए हैं सारे, यानी सिग्मा, ये सम ऑफ xn अपॉन सम ऑफ n। n का अर्थ है कि आंकड़ों की संख्या से, xn का अर्थ है आंकड़ों से। तो इन सबको जोड़ देंगे और 8 से भाग दे देंगे, चूंकि 8 विद्यार्थी थे तो सबको ऊपर जोड़ दिया, बटे 8 कर दिया, तो सबको जोड़ेंगे तो 164 आएगा। 164 में 8 से भाग दे देंगे, तो 164 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 और 4 बच जाएगा, फिर 0 बार में भाग जाएगा 4 में, और फिर 4 शेष बच जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40, यानी 20.5 आ जाएगा। यही सही उत्तर होगा इन आंकड़ों का माध्य, यानी मध्यमान। अगला प्रश्न है जो कि 2018 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। यानी जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कितनी अवस्थाएं होती हैं? शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था। तो इनमें सब में सामाजिक भावना कैसी होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में, इसको बताना है। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले सामाजिक विकास कहते किसे हैं? अच्छा सामाजिक विकास, अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए उसमें सामाजिक गुणों का विकास होना आवश्यक है। सामाजिक विकास से तात्पर्य होता है समूह में एक साथ रहकर समाज के प्रति अच्छा व्यवहार। अब 3 अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास को पहले पढ़ेंगे, फिर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को, फिर
किशोरावस्था में सामाजिक विकास को। तो पहला हेडिंग लिखेंगे शैशवावस्था में सामाजिक विकास। इसमें दिया है शैशवावस्था में से तात्पर्य जन्म से 2 वर्ष की अवस्था से होता है। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर रहता है। फिर वह जब घरेलू परिस्थितियों में बालक माता पिता भाई बहन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करके विशेष सामाजिक अनुभूतियाँ प्राप्त करता है। दूसरा है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था से तात्पर्य 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था से होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय होता है 2 से 6 वर्ष होता है, यानी दूसरा उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, यानी उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष तक। अब थोड़ा थोड़ा प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि उनमें सामाजिक विकास कैसे होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक घर के बाहर अपने उम्र के बच्चों के साथ संपर्क करना शुरू कर देता है। वह अन्य बालकों के साथ संपर्क करना शुरू कर देता है, जिससे उसका सामाजिक विकास होता है। और उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सामाजिक विकास काफ़ी तेजी से देखने को मिलता है। इस अवस्था में बालक में सामाजिक सूझ, उत्तरदायित्व तथा प्रतिस्पर्धा सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगला है तीसरा जो रहेगा इसमें किशोरावस्था में सामाजिक विकास, यानी सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था की आयु का काल 12 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में किशोरों में तीव्र परिवर्तन और समायोजन होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। लड़के एवं लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व है, इस समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। यानी वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है बच्चे के मानसिक विकास में, इसको समीक्षात्मक वर्णन करना है। तो इसको पढ़ते हैं। उत्तर दिया, इसका हेडिंग लिखेंगे बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम का वातावरण। ये मानसिक विकास में वंशानुक्रम का पहले महत्व देखेंगे, फिर वातावरण का। तो पहला हेडिंग हमने वंशानुक्रम का सापेक्षिक महत्व दिया है। इसमें दिया है वंशानुक्रम के प्रभाव से सभी बच्चों की शारीरिक संरचना में विविधता होती है, अतः इसके आधार पर एक शिक्षक बच्चों की शारीरिक संरचना के आधार पर उसके विकास में ध्यान दे सकता है। वंशानुक्रम के कारण बच्चों की जन्मजात क्षमताओं में भी अंतर पाया जाता है। वंशानुक्रम बच्चों की मानसिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। कोई भी बच्चा उससे अधिक विकास नहीं कर सकता जितना उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। अगला हेडिंग लिखेंगे बच्चे के विकास में वातावरण का सापेक्षिक महत्व। पहला हम लोगों ने वंशानुक्रम पढ़ा है, दूसरा वातावरण का। तो वातावरण का प्रभाव बच्चों की भावनाओं पर व्यापक रूप से पड़ता है। वातावरण बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वातावरण के माध्यम से ही बालक के विकास की दिशा निर्धारित होती है। बच्चों के मानसिक विकास पर भी वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे वातावरण में बालक का मानसिक विकास अच्छे से होता है और तेज़ी से होता है। और जो उसका माहौल ठीक नहीं है, बच्चे के वातावरण ठीक नहीं है जहाँ पे वो पल बढ़ रहा है, तो बच्चा भी वही वातावरण से ही सीखता है। वो बुरे कामों में लिप्त हो जाएगा और उसकी संगति अच्छी नहीं होगी। तो अगला प्रश्न संख्या 33। सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। सीखने में पठार का अर्थ है कि सीखने में रुकावट किसी भी वजह से आता है ना, तो उसी को सीखने का पठार कहते हैं और उनको दूर करने के उपाय बताना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। सीखने के पठार के कारण। सीखने के पठार के निम्नलिखित कारण है। पहला है प्रेरणा का प्रभाव। किसी कार्य को सीखने के लिए यदि प्रेरणा का प्रभाव नहीं है तो बच्चों के दिमाग में पठार बनना शुरू हो जाता है। यानी बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है सीखने में या फिर पढ़ने में, तो वो बच्चा कहाँ पढ़ेगा, फिर वो सिर्फ स्कूल जाता है, कुछ सीखता नहीं है। दूसरा है व्यवधान अधिगम करते समय बीच में यदि किसी प्रकार का व्यवधान या बाधा जैसे शोरगुल होने लगे तो बच्चे के मस्तिष्क में पठार बनना शुरू हो जाता है। और जो टीचर पढ़ा रहा है और बगल में डीजे बज रहा है तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, ध्यान उसका उधर जाएगा। तो ये भी एक कारण है। तीसरा है सीखने की अनुचित विधि। लिखने में कलम को कस कर पकड़ना, शब्द को रुक कर पढ़ना, अंगुलियों की सहायता से गिनती गिनना आदि अनुचित विधि है। इस विधि को अपनाने में अधिगम में पठार बन जाता है। यानी सही तरह अब सही विधियों का भी प्रयोग नहीं करेंगे सीखने में, तभी वो एक पठारी है सीखने में। चौथा है अभ्यास का प्रभाव। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम में अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण दिया है। यदि अभ्यास गलत तरीके से हुआ है तो सीखने में पठार शीघ्र आ जाएगा। अगला हेडिंग इसमें लिखेंगे पूछा हुआ था सीखने के पठार को दूर करने के उपाय भी पूछा था। तो सीखने के पठार को दूर करने के उपाय के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला हो जाएगा
सीखने के पठार को दूर करने के लिए एक अच्छा उपाय है सीखने के बीच बीच में विश्राम करना, यानी लगातार नहीं सीखना चाहिए, मस्तिष्क को भी रेस्ट देना चाहिए। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा का आजकल प्रचलन है। इससे बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और पठार भी दूर हो जाता है। तीसरा है शिक्षण विधि में बीच बीच में परिवर्तन करने में अधिगम के पठार नहीं बनते हैं, यानी एक तरह से शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसमें बीच बीच में शिक्षण विधियों को या फिर सब्जेक्ट को बदलना चाहिए बच्चों को सिखाने में। और चौथा है अच्छे कार्यों पर अच्छे शब्दों द्वारा पुरस्कृत करना चाहिए, अतः पुनर्वर्ण के प्रयोग से भी पठार नहीं आता है, यानी बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए जहाँ आवश्यकता हो, और जो बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। प्रसंख्या 34 है पावलाव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का चित्र भी बनाइए। उत्तर पावलाव के संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पावलाव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। अनुबंधन के द्वारा उद्दीपन यानी स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है। इस सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। अब उसका प्रयोग क्या था, प्रयोग को बताना है और चित्र भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रयोग, एक बार आप चित्र देख लीजिए और जो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा, फिर इसके प्रयोग को पढ़ते हैं, फिर चित्र को समझेंगे। लिखेंगे हेडिंग पावलाव का प्रयोग। पावलाव ने पशुओं पर कई प्रयोग किए। इनका प्रसिद्ध प्रयोग कुत्ते पर किया गया। कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन देखते ही उसकी लाट टपकने लगती थी। कुछ दिनों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी। उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन भोजन को घंटी बजाने के कृत्रिम उद्दीपन से जोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप कुत्ता लाट टपकाता था। इसके बाद उसने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनते ही बिना भोजन देखे कुत्ते ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी लार बहाना की। इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार बहने के परस्पर संबंध स्थापित हो गया। यह संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। देखिए इस प्रयोग में कहा गया है, और जो आपको समझ में ना आया हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले पावलाव ने एक भूखे कुत्ते को एक जगह बांध दिया, एक जगह उसको बंद कर दिया एक बक्से में, और उसके सामने एक कटोरा रख दिया जिसमें उसमें लार टपक सके। उसके ठीक सामने उसको भोजन देता था और वो कुछ समय अंतराल पे उसको भोजन देने लगा। जब कुत्ता बहुत भूखा हो जाता था तो उसको भोजन देता था। तो जब कुछ दिन बाद देखा गया कि भोजन को देखते ही कुत्ता लार टपकाने लग रहा है, उसके बाद उसने पावलाव ने भोजन देने से पहले एक घंटी बजाना शुरू किया। तो 3-4 दिन तक तो बच्चा, वो जो कुत्ता था वो समझा कि ये घंटी क्यों बजाई जा रही है। उसके बाद उसके समझ में आ गया कि पहले घंटी बज रही है फिर हमको भोजन मिल रहा है। तो कुछ दिनों के बाद पावलाव ने केवल घंटी बजाई, तो कुत्ता समझ गया कि अब मुझे भोजन मिलेगा, तो लार उसका टपकने लगा। तो यही है पावलाव का सिद्धांत। इसमें जो पावलाव ने जो प्रयोग किया उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया जो कृत्रिम उद्दीपक है यानी घंटी को उसके स्वाभाविक उद्दीपन यानी लार टपकाने से संबंध कर दिया। पहले भोजन को देख के लार टपकाता था, अब भोजन के बिना ही केवल घंटी के बजने से ही लार टपकाने लगा, जिससे कि उन्होंने बताया कि कृत्रिम उत्तीवन इस प्रकार उन्होंने कृत्रिम उद्दीपन यानी घंटी के आवाज़ को स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार बहाने से संबंध कर दिया। तो इसी को पावलाव का प्रयोग कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर भी बनाना था ना, तो फिगर हम बना सकते हैं। सिंपल सा कोई फिगर बना दीजिए, एक कुत्ता दिखा दीजिएगा, एक कटोरा दिखा दीजिएगा और उसको एक बॉक्स में बंद करके उसका जो गर्दन है बाहर निकाल दीजिएगा। भोजन, घंटी और कटोरा इतना रहना चाहिए और कुत्ता रहना चाहिए। तो इससे आपका इस फिगर को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। उत्तर अभिप्रेरणा का अर्थ होता है रुचि। तो देखते हैं, मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक या मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजपथ है। गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। अब अभिप्रेरणा के प्रकार को बताना था, तो हेडिंग लिखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा, दूसरा बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो पहले के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बालक किसी कार्य को अपने स्वयं की इच्छा से करता है तथा सुख और संतोष की अनुभूति को प्राप्त करता है, यानी खुद करता है ना, तो वो आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा हो जाएगा। दूसरा है वाह या नकारात्मक अभिप्रेरणा। इस अभिप्रेरणा में बालक किसी दिए हुए कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे की इच्छा या वाह प्रेरणा के कारण करता है। इसमें शिक्षक निंदा, पुरस्कार,
प्रशंसा आदि नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। यानी किसी के डर से कोई काम करना या किसी के कहने पे करना जिसमें खुद का इंटरेस्ट ना हो, वो वाह या नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है? एक ऐसी सूची बनाइए जिसमें आप कक्षा में बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। उत्तर, ध्यान एवं रुचि में संबंध। ध्यान व रुचि का घनिष्ठ संबंध है। जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है, ध्यान उसी में केंद्रित होता है। मैकडूगल ने रुचि को गुप्त ध्यान कहा है और ध्यान को सक्रिय रुचि कहा है। रुचि एक मानसिक संरचना यानी मेंटल स्ट्रक्चर है और ध्यान एक मानसिक क्रिया यानी मेंटल प्रोसेस है। विद्यालय की कक्षा में बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है छात्र में मिट्टी के खिलौने बनाए जाएं। दूसरा है मिट्टी के खिलौने को रंगने के लिए कहा जाए। तीसरा है बच्चों में पौधारोपण कराया जाए। चौथा, बच्चों से हैंडीक्राफ्ट का कार्य करवाया जाए। और पांचवा है बच्चों के लिए दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग किया जाए। प्रश्न संख्या 37 है, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभाव। शिक्षा व्यक्ति में पर्याप्त परिवर्तन कर देती है। जो व्यक्ति साक्षर होते हैं वे निरक्षर व्यक्तियों से काफ़ी भिन्नताएं रखते हैं। शिक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है वातावरण का प्रभाव। एक अच्छे वातावरण में बालक की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से होती है। जहाँ का वातावरण शांत होता है वहाँ बच्चा वहाँ पर अधिक सीखता है। यानी बच्चा वहाँ अधिक सीखता है जहाँ शांत माहौल होता है। इसके विपरीत जहाँ का वातावरण कुसमायोजित होता है वहाँ पर बच्चा सही से सीख नहीं पाता है। दूसरा है वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का यानी जीन का प्रभाव। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति की भिन्नता का मूल कारण वंशानुक्रम है। बुद्धिमान माता पिता की संतानें अधिक बुद्धिमान होती हैं तथा मंद बुद्धि माता पिता की संतानें प्रायः कम बुद्धिमान होती हैं। तीसरा है लिंग भेद। शिक्षा में लिंग भेद व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करती है। बालक बालिकाओं की शारीरिक बनावट बौद्धिक क्षमता में काफ़ी अंतर पाया जाता है। बालकों की स्मरण शक्ति बालकों की अपेक्षा तीव्र होती है। यदि बालक गणित और विज्ञान में अधिक कुशाग्र होते हैं तो बालिकाएं साहित्य और कला में विशेष निपुण होती है। यानी बच्चे और जो गणित विज्ञान में अच्छे होते हैं तो बालिकाएं साहित्य और कला में निपुण होती हैं। ये एक रूढ़िवादिता है। यहाँ पे तो दिया है, आपकी बुक में दिया है ये चीज़, तो मैंने आपको यहाँ ऐड कर दिया है। लेकिन ये जब सीटेट में पढ़ेंगे ना तो ये रूढ़िवादिता है। इसको ऐसा ये सही नहीं माना जाता है कि बच्चे जो पुरुष होते हैं यानी बालक जो होते हैं वो गणित और विज्ञान में अच्छे होते हैं और बालिकाएं साहित्य और कला में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको और जो आप सीटेट के माध्यम से देखेंगे तो इसको रूढ़िवादिता माना गया है। यानी लड़की को भी गणित और विज्ञान में अच्छी हो सकती है और लड़के कला और साहित्य में भी अच्छे हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, स्मृति की परिभाषा। हिलगार्ड के अनुसार स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव और कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति के प्रकार। स्मृति का अर्थ हमने बता दिया, अब स्मृति के प्रकार भी बताना था तो हेडिंग लिखेंगे स्मृति के प्रकार। स्मृति निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अस्थायी स्मृति वह स्मृति जिसमें याद की हुई चीज़ें अधिक दिनों तक रहती हैं, अस्थायी स्मृति कहलाती हैं। दूसरा है अस्थायी स्मृति, नाम से ही जो नाम है ना वैसा ही वो स्मृति होगा। दूसरा है अस्थायी स्मृति वह स्मृति जिसमें याद की हुई चीज़ें अधिक दिनों तक नहीं रहती, जल्दी भूल जाती हैं, अस्थायी स्मृति कहलाती हैं। तीसरा है सक्रिय स्मृति, जब कोई घटना, तथ्य, आवश्यकता पढ़ने पर तुरंत स्मरण हो जाए, इस प्रकार की स्मृति सक्रिय स्मृति कहलाती है। जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़े हों तो अचेतन मन में चला जाता है, आपको पता नहीं है कि वो मुझे याद भी है कि नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो वो याद आ जाता है, तो उसी को सक्रिय स्मृति कहते हैं। चौथा है निष्क्रिय स्मृति, इसमें बिना किसी प्रयत्न के ही कोई भी बातें स्मृति में बनी रहती हैं, उसको निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। जैसे कि आपका नाम है, इसमें कोई भी स्मरण करने की जरूरत नहीं है, आपके पिता का और माता का नाम वो हमेशा याद रहेगा। आप सोए भी रहेंगे तो कोई जाकर पूछेगा आपके पिता का नाम क्या है तो आपका तुरंत आवाज़ निकलेगा, फिर आपका नाम क्या है तो आवाज़। तो इसी को निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। इसमें कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है, कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप याद रहती हैं जीवन पर्यंत। और पांचवा है तार्किक स्मृति, इस स्मृति में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, इसमें वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। और छठवां है यांत्रिक स्मृति, इसमें कुछ कार्य यंत्रवत स्वयं होते रहते हैं। सातवां है शुद्ध स्मृति, इस स्मृति में कोई कार्य व्यवस्थित ढंग से सीखा जाता है।
और सातवां है रटंत स्मृति। इसमें तथ्यों को रटकर याद किया जाता है। ये बहुत कम समय के लिए होता है रटंत स्मृति। आज और जो आज रट रहे हैं तो कल ये भूल सकता है। सबसे कम महत्व दिया जाता है रटंत स्मृति को, यानी रटंत रट के पढ़ने को। प्रश्न संख्या 39 है, आप कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे? भूलने की गति को रोकने के उपाय सुझाइए। उत्तर, कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को नियंत्रित करना। अगर बच्चा बार बार बताई गई एक ही बात को भूल जाता है तो इसके लिए उसे डांटे या मारे नहीं। यदि बच्चे के गृह कार्य के रूप में आप 1 से 100 तक की गिनती याद करने को दिया गया है तो इसे बच्चे को एक बार में याद कराएं, एक बार में न याद कराएं। यानी 1 से 30 तक और जो आप गिनती दे रहे हैं बच्चों को याद करने के लिए, और जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको एक बार में ना याद कराएं। इसके लिए समय को 2 या 3 अंतराल में बांट दें। जैसे सबसे पहले तय किए गए समय में बच्चे को सिर्फ 1 से 10 तक की गिनती याद कराएं। इसके अगले दिन 10 से 30 तक गिनती याद कराएं। यानी लगातार, और जो बच्चे को बहुत ज़्यादा एक ही बार सिखाना चाहेंगे तो वो नहीं सीखेगा, थोड़ा थोड़ा करके सिखाना चाहिए। इसके बाद इसका रिवीजन करवाएं। ऐसा करने से बच्चों में भूलने की क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। भूलने की गति को रोकने के उपाय, यानी भूलने की गति का अर्थ है ना, भूलना जो बहुत तेज़ी से होता है बच्चों में, उसको कम करने के लिए उपाय है। इसके निम्न उपाय हैं। पहला है गेम्स खेलें। अनेक प्रकार के गेम्स हैं जो बच्चे की याददाश्त को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बच्चों के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग इंडोर गेम अधिक उपयोगी हैं। दूसरा है बार बार बच्चे की गलती याद न दिलाएं। यदि बच्चों को कोई बात 10 बार बताई गई हो लेकिन वह फिर भी उसे याद नहीं कर पा रहा हो तो उसे यह न बोलें कि आपने उसे यह बात 10 बार बताई है। बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से उसे याद दिलाने की कोशिश करें। यानी बच्चों को ये ना बताया कि मैंने तुमको 10 बार बताया है, आपने नहीं याद किया है। उसको आप डांटे नहीं, बोले नहीं, और उसकी कमियों को ना गिनाएं, जिससे बच्चा, और जो ऐसा करेंगे तो बच्चा कुंठित हो जाता है और उस अपने आप को नकारा मान लेता है कि मुझ में ही कमी है, मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मैं नहीं सीख पाऊँगा। तो इस तरह से बच्चों को नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी के प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। उत्तर, हेडिंग लिखेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है। इसका क्षेत्र व्यापक है। इसमें प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, सरकार और व्यापार आदि शामिल हैं। सांख्यिकी के प्रकार, इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है वर्णनात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी में नमूना और जनसंख्या डेटा, आंकड़ा के गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी शहर में इंटरनेट या टेलीविज़न का उपयोग करने वाले लोगों का समूह। अगला हेडिंग है अनुमानात्मक सांख्यिकी। इसमें परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे काल्पनिक शोध से अनुमान प्राप्त करना। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर, बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख निम्नलिखित हैं। पहला है, बालक के बुद्धि एवं विकास की प्रगति का ज्ञान कर लेने के बाद बालक भविष्य में कैसे और क्या बन सकता है, हम अनावश्यक श्रम तथा निराशा उसे अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। यानी हम अनावश्यक श्रम अथवा निराशा से, यानी जो फिजूल का जो वर्क होता है, बच्चा परेशान रहता है उससे, और उसे निराशा हाथ में उसको नहीं लगेगी ऐसा करने से। अगला जो है दूसरा, बालक में भविष्य में होने वाली वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, इस बात पर ज्ञान हमें सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है। तीसरा है, प्रत्येक बालक में बुद्धि एवं विकास की गति एक समान नहीं होती, इसलिए हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है, वृद्धि और विकास की दिशा में परिणाम संबंधी सिद्धांत यह बताते हैं कि विकास निश्चित दिशा में होता है। विशेष अवस्था एवं आयु में बालक का विकास के ज्ञान से इस विषय में मदद ली जा सकती है। प्रश्न संख्या 42 है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है? यानी बाल्यावस्था में संवेग से संबंधित, यानी उन्हें मनोचित्त, यानी उनके मनोभाव से संबंधित कौन सा विकास उनमें होता है, उसको बताना है। उत्तर हो जाएगा, बाल्यावस्था में बालक के संवेग मात्र उत्तेजना न होकर उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिकता उत्पन्न होने लगती है और उनकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण होने लगती है, और उनकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने उनकी नहीं होगा यहाँ पे, और वह होगा,
वह अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। इस अवस्था में बालक में संवेगों को दमन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वह यह समझने लगता है कि उसके किस व्यवहार से परिजन, शिक्षक व अन्य लोग प्रसन्न होंगे और किस प्रकार के व्यवहार से वे अस्पष्ट होंगे। अस्पष्ट नहीं, यहाँ पे दुखी होंगे या फिर नाराज होंगे या फिर उनको कष्ट पहुँचेगा। इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार के संवेग जैसे भय, निराशा, चिंतन, व्यग्रता, कुंठा, स्नेह, प्रेम, प्रसन्नता आदि स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? उत्तर, बच्चों में सृजनात्मक का विकास तब संभव है जब बालक को वैसा वातावरण प्रदान किया जाए बच्चों में बच्चों को सृजनात्मक क्षमता विकसित करने वाले वातावरण प्रदान किया जाए। इसका कहने का अर्थ है बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कुछ निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। पहला है, मन की झिझक और डर को दूर करने पर बालकों की अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा है, बच्चों की मौलिकता को बढ़ावा देकर। तीसरा है, लचीलेपन को प्रोत्साहित करके। लचीलेपन से आशय किसी काम को सीखते समय यदि वो अपने तरीके से सीखना चाहे तो इस गतिविधि को उत्साहित किया जाना चाहिए। लचीलेपन का अर्थ होता है छूट देना, यानी बच्चे को आप रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं कि आप इसी तरह से सीखो, इसी तरह से इसको पढ़ो। बच्चा अपने तरीके से भी कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न के 44, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? उत्तर, बहिर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो अन्य लोगों और बाहरी दुनिया में रुचि रखता है। बहिर्मुखता अन्य लोगों के प्रति चौकसता, गतिविधि, आक्रामकता रखते हैं। बहिर्मुखी होना यानी बाह्य जगत से जुड़कर उनके आकर्षणों में उलझे रहना। इन्हें दूसरों से बात करने में आनंद आता है क्योंकि इससे उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलती है। यानी जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं या भी बच्चे होते हैं तो उनको सबसे घुल मिल के रहते हैं, सबसे बात करते हैं, उनको दोस्त बनाना अच्छा लगता है, समाज में सामाजिक कार्य करना अच्छा लगता है, उनमें नेतृत्व का गुण पाया जाता है और वो ज़्यादा उनमें नेतृत्व का गुण पाया जाएगा, वो सबसे मिल के रहेंगे, सब व्यवहारी भी होते हैं। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएँ हो जाएंगी। प्रश्न के 45 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर, परियों की कहानियाँ छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है बहुविकल्पी प्रश्न में कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता था कहानी विधि द्वारा या कहानी द्वारा, तो उसको हम लोग टिक करते थे। इसको आप याद रखेंगे। इसमें आगे दिया है, अधिक पढ़ाई और ज्ञान प्राप्ति करके आपकी कल्पना शक्ति में सुधार हो सकता है। विभिन्न क्रियाओं में भाग लें और नए चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करें, जैसे कि कला, लेखन या गीत गाना। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो कौन कौन से तरीके नीचे दिया हुआ है? पहला है रोल प्ले के में व्यस्त रखकर। रोल प्ले का अर्थ है कि जो नाट्य मंचन होता है तो उसी को सबको एक एक कैरेक्टर मिलता है ना, तो उसी कैरेक्टर में वो बोलता है, उसी को रोल प्ले मेथड कहते हैं। दूसरा है रचनात्मक खेल खेलने हैं, यानी खेल खेलने में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी उसको रचनात्मक खेल खेलने में व्यस्त रखें। तीसरा है आउटडोर खेल खेलने के लिए भेजें, यानी बच्चों को आउटडोर खेल खेलने के लिए भी उत्तेजित करना चाहिए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। इससे उनका शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? अभी पूछा था कि बाल विकास पर सामाजिक विकास क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी पूछ चुका है। और बाल विकास पर संवेगात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी पूछ चुका है, या उनकी विशेषताएं पूछ चुका है। और यहाँ पे पूछा है बाल विकास का वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है बाल विकास पर। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी बालक के माता पिता का जैसा शारीरिक विकास होता है वही उसकी संतानों को भी प्राप्त होता है। प्रत्येक बालक विभिन्न शारीरिक गुणों जैसे रंग, रूप, शारीरिक गठन, स्वास्थ्य, रोग, लैंगिक परिपक्वता, शारीरिक विकृति, शारीरिक दोष आदि बातों को बालक वंशानुक्रम द्वारा ही प्राप्त करता है। बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है तंत्रिका तंत्र की बनावट, दूसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव, तीसरा है चरित्र पर प्रभाव, चौथा है संवेगात्मक विकास पर प्रभाव, पांचवा है सामाजिक विकास पर प्रभाव, छठवां है व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव और सातवां है स्वभाव पर प्रभाव। प्रश्न के 47 है, अनुकरण द्वारा सीखने का क्या आशय है? अनुकरण का अर्थ होता है पीछा करना या फिर किसी को दोहराना। बच्चे अनुकरण के द्वारा भी सीखते हैं, टीचर का अनुकरण करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। उत्तर, अनुकरण का शाब्दिक अर्थ है नकल करना। बच्चे भी अपने सभी नित्य कर्मों को बड़ों के अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मीमेसिस के समानार्थी रूप में प्रयुक्त हुआ है। मीमेसिस को
अंग्रेजी में इमिटेशन कहते हैं। अनुकरण का अन्य अर्थ ये भी है कि यहाँ पे है छूट क्या है कि किसी पाठ को या कठिन कार्य को सीखने के लिए अध्यापक या किसी अन्य छात्र का अनुकरण करना। अनुकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक हैगार्ट को माना जाता है। अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसका प्रयोग मानव दैनिक जीवन की समस्या को सुलझाने में करता है। अनुकरण में हम दूसरों को क्रिया करते हुए देखते हैं और वैसा ही करना सीख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत अधिगम सिद्धांतों में क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है परिवर्तित अनुक्रियाओं द्वारा प्रयास करना। दूसरा है समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण। तीसरा है एकाएक उपयुक्त अनुक्रिया अभिव्यक्त करना। चौथा है अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना। पांचवा है उद्देश्य लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना। और छठवां है प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर अन्य अनुक्रिया करना, केंद्रीकरण करना। और सातवां है समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान। यहाँ पे देखिए ध्यान का केंद्रीकरण करना है, जो ऊपर केंद्रीकरण करना है, ऊपर चला गया है ये वर्ड, ये यहाँ पे रहेगा। सातवां होगा समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान केंद्रित करना, केंद्रीकरण करना, ये जो ऊपर वाला है ना इसी का भाग है सातवें का। प्रश्न संख्या 49 है, सीखने में पठार के क्या कारण हैं, संक्षेप में लिखिए। उत्तर, सीखने की इस प्रक्रिया को अवधान जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है। इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार कहते हैं। यानी सीखने में किसी प्रकार से यानी सीखने की प्रक्रिया रुक जाने की प्रक्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। इसमें नीचे है अधिगम पठार बनने के प्रमुख कारण निम्न है। पहला है मनोशारीरिक सीमा। दूसरा है नकारात्मक कारक। तीसरा है कार्य की जटिलता, यानी कार्य बहुत कठिन हो, यानी पाठ्यक्रम बहुत कठिन हो तब भी अधिगम का पठार हो जाता है, यानी जो सीखना है रुक जाता है। और चौथा है सीखने की अनुचित विधि। पांचवा है पुरानी यादों का नई आदतों में से संघर्ष। छठवां है अभ्यास का अभाव। सातवां है उपयुक्तता न होना। आठवां जटिल कार्यों के केवल एक पक्ष पर ध्यान। नौवां है व्यवधान। 10वां है प्रेरणा का अभाव। 11वां है आवश्यकता के अनुरूप नहीं। प्रश्न संख्या 50 है, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वुडवर्थ के अनुसार सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। किसी बात को याद करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। वस्तुतः जब व्यक्ति किसी वस्तु पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु पदार्थ अथवा स्थान को देखता है, यानी 2 बार हो गया है, एक ही बार रहेगा, तो उस वस्तु पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा अथवा चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। इन्हीं संचित चिन्हों अथवा पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है। स्मृति के प्रभावी कारक निम्नलिखित हैं। पहला है अधिगम, दूसरा है प्रत्याश्रवण, तीसरा है धारण और चौथा है पहचान। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। उत्तर, बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वेशेंट यानी IQ कई अलग अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। टर्मन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि की गणना के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है तो बुद्धि लब्धि निकल जाती है। इसका सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। सबसे पहले हम लोग मानसिक आयु और वास्तविक आयु को समझ लेते हैं कि क्या होता है। मानसिक आयु से कहते हैं कि जो भी बच्चे को बुद्धि लब्धि निकालने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, और जो उसको बच्चा सॉल्व कर रहा है तो उसके उम्र के अनुसार दिया जा रहा है। बच्चा मान लीजिए कि 12 साल का है और उसको 12 साल से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं, और जो सॉल्व नहीं कर पाता है 10 साल तक के जो बच्चे जितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उतना सॉल्व कर पा रहा है तो उसकी जो मानसिक आयु होगी 10 साल होगी, और वास्तविक आयु तो हमेशा वो नहीं बदलेगी क्योंकि वो बच्चा 12 साल का है तो उसकी जो रियल जो आयु होती है वही वास्तविक आयु कहलाती है।
और जो मानसिक आयु होगी, जितना क्वेश्चन वो सॉल्व कर पा रहा है जिस उम्र के अनुसार, वही उसका मानसिक आयु हो जाएगा। अब बुद्धि के आधार पर वर्गीकरण भी किया गया था। बुद्धि लब्धि एक तरफ है, दूसरी तरफ है वास्तविक आयु। इसमें 140 से ऊपर अगर बुद्धि लब्धि बच्चे का होगा तो प्रतिभाशाली यानी जीनियस के अंतर्गत आएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होता है, यानी 140 से ऊपर। ये कहीं कहीं 120 भी दिया रहता है, लेकिन अब ज़्यादातर केसों में 140 ही सही होता है। और उसके बाद 120 से 140 के अंदर अति उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालक कहे आते हैं। उसके बाद है 110 और 119 उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालक होते हैं, और 90 से 109 के बीच में औसत बालक होते हैं। यानी जो सामान्य बुद्धि के बालक का बुद्धि लब्धि होता है 90 से 109। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है बहुविकल्पी में। उसके बाद 80 से 89 में मूर्ता बालक आता है। 70 से 79 सीमांत या बुद्धिमत्ता में सीमांत कमी होती है। और उसके बाद है 55 से 69 के बीच में विलंबित यानी हल्का बिगड़ा हुआ या विलंबित बच्चे होते हैं। और 40 से 54 के बीच में मंद बुद्धि के बालक होते हैं, मध्यम रूप से क्षीण या विलंबित। इनको केवल देखभाल की आवश्यकता होती है और ये इनका जीवन हमेशा दूसरे पे आश्रित रहता है और ये बहुत ही इनकी बुद्धि कम होती है। तो ये है वर्गीकरण। अगला है प्रश्न संख्या 52, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? बहिर्मुखी एक बार पूछ चुका है, उसके बाद आया है अंतर्मुखी। इसका उत्तर देखेंगे अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें ऐसे व्यक्तित्व के गुण होते हैं जिन्हें अंतर्मुखता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बाहरी रूप से क्या हो रहा है इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों और व्यवहारों पर, यहाँ पे दोनों विचार नहीं होगा, यहाँ व्यवहार होगा, व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। वे बड़े समूहों या भीड़ के बजाय केवल एक या दो लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है, वह अपनी ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ आदि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी वो अपने आप में रहता है, सीमित रहता है और कम बोलता है, कम लोगों से मिलता है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो व्यक्तित्व होती है अंतर्मुखी होती है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकांकी होते हैं। दूसरा है ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, यानी ये मोह माया से दूर रहते हैं, अपने में रहते हैं। तीसरा है ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। चौथा है ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। पांचवा है ये प्रायः प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, जिसमें से पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था होती है उसी को केवल पूछा है। तो इसका उत्तर देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हेडिंग लिखेंगे। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, वस्तु अस्थायी का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। इसमें प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें आगे दिया है, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और अनुमानसिक एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को निम्न अवस्थाओं में समझाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। जीन पियाजे का सिद्धांत, सीटेट में कई सारे 3 से 4 प्रश्न जीन पियाजे से पूछे जाते हैं बाल विकास में। पहला है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित भ्रामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। और तीसरा है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से अधिक होता है। तो इसमें हम लोग को मूर्त जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दूसरी अवस्था होती है इसी के बारे में पूछा था, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54,
व्यक्ति की भिन्नता से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ चुका है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। व्यक्ति की भिन्नता हेडिंग लिखेंगे। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्ति की भिन्नता कहा जाता है। व्यक्ति की भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। इस दृष्टि से व्यक्ति की भिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। यानी एक माता पिता के भी बच्चे भी समान नहीं होते हैं, वो उनमें अंतर पाया जाता है। पहला हो जाएगा स्किनर के अनुसार, व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। दूसरा है टायलर के अनुसार, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि लब्धि, ज्ञान, रुचियों और वृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, कल्पना से आप क्या समझते हैं। कल्पना मतलब सोचना। इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करता है। वह इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न कर देता है। इसी नवीनता का नाम कल्पना है। कल्पना के द्वारा व्यक्ति यथार्थ से अलग हट जाता है, इससे उसे सुख मिलता है। कल्पना में अनुभव का प्रत्यास्मरण होता है, लेकिन कल्पना को अलग स्थापित करने वाला लक्षण विद्यमान होता है। अतः यथार्थता में अनुभूतपूर्व परिवर्तन करना ही कल्पना होता है। कल्पना को स्पष्ट करने के लिए निम्न परिभाषाएं हैं। देखिए, पहला है वुडवर्थ के अनुसार, कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब कोई पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो वह कल्पना कहलाता है। यानी पूर्व यथार्थ वस्तुओं का जो पहले बीत चुका होता है उसी को सोचता है जब मनुष्य, तो उसको एक तरह से मस्तिष्क में दिखाई देने लगता है, उसको मूर्त रूप में वो देखने लगता है, अमूर्त रूप में देखने लगता है, तो उसी को कल्पना कहते हैं। दूसरा है मैकडूगल के अनुसार, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जो पास नहीं है, जो दूर स्थित वस्तु उसके बारे में सोचना ही कल्पना है, मैकडूगल ने कहा। प्रश्न संख्या 56 है, अनुकरण द्वारा सीखने से आप क्या समझते हैं। उत्तर, सामान्यतः अनुकरण का अर्थ किसी कार्य का वस्तु का नकल करना। हमें दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण सी बात है, जैसे बस स्टॉप में बस को आते देखकर दौड़ना, लाइन में लगना आदि। इस प्रकार वे सभी कार्य जो व्यक्ति चेतन या अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुसार करते हैं अनुकरण कहलाते हैं। मीड के अनुसार, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों का व्यवहार को जानबूझकर अपनाना अनुकरण कहलाता है। दूसरा है रायबर्न के अनुसार, अनुकरण दूसरे व्यक्ति को बाहरी व्यवहार की नकल है। सीखने की प्रभावशाली विधियों में सीखने के अनुकरण द्वारा सीखने को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, सीखने के तत्परता के नियम से आप क्या समझते हैं। उत्तर, तत्परता का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता के कार्य करने की इच्छा निहित रहती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सफलता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। आगे है भाटिया के अनुसार, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। यानी भाटिया ने कहा था कि तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। यानी बहुत महत्वपूर्ण है तत्परता। यानी कि जो किसी भी वस्तु को करने के पहले जब तैयारी करते हैं या फिर मन बनाते हैं, तैयार होते हैं, उसी को तत्परता कहते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं। उत्तर, मानसिक थकान निरंतर मानसिक कार्य करने से आती है। जब व्यक्ति निरंतर मानसिक कार्य करता रहता है तो मस्तिष्क की बौद्धिक एवं चिंतन आदि शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। मानसिक थकावट असल में मांसपेशियों या शरीर की थकान की तरह ही है। वैलेंटाइन के अनुसार मानसिक थकान प्रायः केवल एक बोरियत है। जब तक व्यक्ति की रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं करता है। मानसिक थकान के लक्षण, पहला है बालक किए जाने वाले कार्य में अरुचि प्रकट करता है। दूसरा है पलकों में भारीपन आ जाता है। यानी मानसिक जो थकान होता है, बच्चे को कैसे आप देख के पहचानेंगे कि उसको मानसिक थकान है। तीसरा है पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है बच्चे के द्वारा। और चौथा है बालक मस्तिष्क में भारीपन का अनुभव करने लगता है। पांचवा, विचारों और तर्क शक्ति में कमी आ जाती है।
प्रश्न संख्या 59 है, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया था। इस प्रयोग में उसने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी का प्रयोग किया। कोहलर ने अपने प्रयोग में से निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण होना तथा क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ या अंतर्दृष्टि है। इसी में आगे दिया है अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं। पहला है समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण, दूसरा है परिवर्तित अनुक्रिया द्वारा प्रयास करना, तीसरा है समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान का केंद्रीकरण करना, चौथा है उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना, और पांचवा है प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर अन्य अनुक्रिया करना, और छठवां है अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। उत्तर, सीखना व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार अर्जन की एक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन या तो परिपक्वता के कारण होता है या किसी नई बात को ग्रहण करने के कारण। परिपक्वता शारीरिक विकास की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बढ़ती हुई आयु के साथ शरीर व स्नायु मंडल का विकास सीखने की सामर्थ्य को जन्म देता है। स्पष्टतः सीखने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। परिपक्वता की प्रक्रिया सीखने से पूर्व की स्थिति तथा यह सीखने का आधार है। परिपक्वता के अभाव में किसी कार्य का सीखना न केवल दुष्कर अपितु असंभव है। वस्तुतः परिपक्वता किसी व्यवहार को अर्जित करने सीखने की एक पूर्व आवश्यकता है। यानी परिपक्वता का अर्थ है कि समय के साथ व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम कहलाता है, और अधिगम के बाद व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसी को परिपक्वता कहते हैं। कि जैसे कि कोई बच्चा जो है क्लास 4 में है और एक साल जो वो पढ़ता है सीखता है, तो क्लास 5 में जब जाएगा तो उसके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन हो गया, वो परिपक्व हो गया रहेगा। तो यही है परिपक्वता। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 6 साल के लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया बाल विकास के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।